सभी का स्वागत है इस नए और गहरे विश्लेषण में। आज हमारे पास जो विषय है ना, वो उन सब चीजों से बहुत अलग है जिन पर हम आमतौर पर चर्चा करते हैं। एकदम अलग और काफी नया भी। बिल्कुल। जो लोग भी इस डीप डाइव को सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि आज हम राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और सीधे हमारे इंसान के दिमाग न्यूरो साइंस के एक बहुत ही अजीब लेकिन शानदार कनेक्शन पर बात करने वाले हैं। और ये कनेक्शन सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। हाँ, हमने जो नोट्स और रिसर्च आज के लिए जमा किए हैं उनका विषय है न्यूरो अम्बेडकरिज्म, संविधान और ब्रेन का परिचय। अब आमतौर पर जब हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और संविधान के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? अदालतें, कानून, संसद, अधिकार, नियम, यही सब। वही ना। लेकिन आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे ये संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारी बायोलॉजी, हमारे ब्रेन की बनावट पर पड़ता है। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं, क्योंकि ये विचार कि एक लीगल डॉक्यूमेंट हमारे न्यूरॉन्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, सच में हिला देने वाला है। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे अद्भुत है वो ये है कि ये जो न्यूरो अम्बेडकरिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारी उस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। पुरानी सोच मतलब? मतलब हम हमेशा से यही मानते आए हैं कि समाज, कानून और राजनीति ये सब बाहरी दुनिया की चीजें हैं और हमारा शरीर, हमारी बायोलॉजी, हमारा दिमाग ये हमारे अंदर की दुनिया है। हम सोचते हैं कि इन दोनों का आपस में कोई सीधा सीधा फिजिकल कनेक्शन नहीं है। एकदम सही। लेकिन न्यूरोसाइंस अब ये साबित कर रहा है कि हमारे आसपास का जो सामाजिक माहौल है, जो सिस्टम है, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर बदलाव कर रहा है। अच्छा, हाँ। एक देश का संविधान सिर्फ वकीलों के लिए काम नहीं करता, वो उस देश के नागरिकों के दिमाग के अंदर फिजिकल लेवल पर काम कर रहा होता है। पर एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। हंसने वाली बात नहीं है, ये सच में ऐसा ही लगता है। मतलब एक संसद में पास हुआ कोई नियम या समाज का कोई ढांचा, कोई विचार हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी सेल्स को भौतिक रूप से कैसे बदल सकता है? संविधान तो बस एक पेपर पे लिखा हुआ आइडिया है ना, वो मेरे दिमाग के न्यूरॉन्स को कैसे पता चलता है कि मेरे पास कौन से अधिकार हैं? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। इवोल्यूशन या विकासवाद के हिसाब से इंसानी दिमाग का सबसे पहला काम क्या है? सर्वाइव करना, हमें जिंदा रखना। बिल्कुल, हमें बचाना। दिमाग अपने आसपास के माहौल को हर सेकंड स्कैन करता रहता है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। अब जब एक समाज में न्याय होता है यानी सोशल जस्टिस होता है, तो इंसान को एक तरह की सुरक्षा महसूस होती है। खड़ा है। सही कहा। इस न्यायपूर्ण समाज में दिमाग को हर समय खतरे के लिए सतर्क नहीं रहना पड़ता। उसका जो इंटरनल अलार्म सिस्टम है वो शांत रहता है। तो जो संविधान हमें सामाजिक न्याय की गारंटी दे रहा है, वो असल में हमारे दिमाग को एक ऐसा शांत और सुरक्षित एनवायरनमेंट दे रहा है जहां दिमाग बिना डरे अपना विकास कर सके। अच्छा, तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल सेफ्टी नेट की तरह है। एकदम सही। ये सब सुनकर मुझे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल के वो 4 शब्द याद आ रहे हैं जिन पर हमारी रिसर्च में बहुत जोर दिया गया है। हाँ, वो 4 मुख्य स्तंभ: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो क्या न्यूरोसाइंस इन शब्दों की भी वकालत कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। और यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। हम इन शब्दों को बस भारी भरकम पॉलिटिकल नारों की तरह देखते हैं, लेकिन दिमाग के नजरिए से देखें तो ये असल में एक स्वस्थ ब्रेन के लिए जरूरी न्यूट्रिशन या पोषण की तरह है। पोषण की तरह? वो कैसे? उदाहरण के लिए बंधुत्व या फ्रेटर्निटी को लेते हैं। हम इंसान एवोल्यूशन के हिसाब से कबीलों या ग्रुप्स में रहने वाले जीव हैं। हाँ, सोशल एनिमल्स। बिल्कुल। अगर पुराने जमाने में किसी को उसके कबीले से बाहर निकाल दिया जाता था तो उसका मतलब था मौत। कोई अकेला इंसान जंगल में सरवाइव नहीं कर सकता था। हाँ, कोई जंगली जानवर खा जाएगा या भूख से मर जाएगा। एकदम सही। तो इसलिए जब आज के समाज में किसी के साथ भेदभाव होता है, उसे समाज से अलग थलग किया जाता है या ये एहसास दिलाया जाता है कि वो ग्रुप का हिस्सा नहीं है, तो हमारे दिमाग का वही पुराना हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। ओहो, दिमाग को लगता है कि अरे मुझे कबीले से निकाल दिया गया है, अब मेरी जान को खतरा है। बिल्कुल। तो जब संविधान बंधुत्व और समानता की बात करता है, तो वो लीगल भाषा में दिमाग को ये मैसेज दे रहा होता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम इस कबीले का हिस्सा हो, तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल रहा। वाह! इससे दिमाग में उस जानलेवा स्ट्रेस का जंद नहीं होता जो किसी को अपने से नीचा समझने या सामाजिक बहिष्कार झेलने पर होता है। ये सच में बहुत ही
नया नजरिया है चीजों को देखने का। मतलब समानता और भाईचारा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें सिर्फ इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये अच्छी बात है, बल्कि इसलिए करनी चाहिए क्योंकि इसके बिना हमारा दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो नोट्स हमने देखे वो सिर्फ थ्योरी पर नहीं रुकते। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि सामाजिक असमानता यानी इनइक्वालिटी इंसान के ब्रेन के स्ट्रक्चर को ही बदल देती है। ये बहुत ही गंभीर पॉइंट है। मतलब फिजिकल बनावट को। डेटा कहता है कि असमानता से दिमाग का कॉर्टिकल सरफेस एरिया कम हो जाता है। ये क्या चीज है और ये इतना खतरनाक क्यों है? इसे ऐसे समझते हैं जैसे किसी स्मार्टफोन का प्रोसेसर या उसकी रैम। अच्छा, अगर आपके फोन का प्रोसेसर बहुत पावरफुल है तो फोन स्मूथ चलेगा, आप एक साथ 10 ऐप्स चला सकते हैं, कोई वीडियो रेंडर कर सकते हैं, फोन हैंग नहीं होगा। हमारे दिमाग का जो सबसे बाहरी और अहम हिस्सा होता है, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो हमारे शरीर का प्रोसेसर है। तो हमारी सारी थिंकिंग यही होती है। हाँ, हमारी सारी जटिल सोच, लॉजिक लगाना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, भविष्य की प्लानिंग करना, सही और गलत में फैसला करना, ये सब इसी हिस्से का काम है। इस कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया जितना ज्यादा और बेहतर होगा, इंसान की ये सारी मानसिक क्षमताएं उतनी ही तेजी और सटीकता से काम करेंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि जब समाज में असमानता होती है, भेदभाव होता है, तो इंसान के दिमाग का ये जो प्रोसेसर है, ये फिजिकल रूप से सिकुड़ने लगता है, इसका साइज कम हो जाता है। बिल्कुल, रिसर्च ये दिखाती है और इसके पीछे का विज्ञान बहुत स्पष्ट है। जब कोई इंसान एक ऐसे समाज में रहता है जहां हर दिन उसे ये महसूस कराया जाता है कि वो दूसरों के बराबर नहीं है, तो उसका दिमाग एक क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार चलने वाले तनाव की स्थिति में चला जाता है, जिसे सर्वाइवल मोड कहते हैं। हाँ, दिमाग को लगता है कि वो हर पल एक युद्ध के मैदान में है जहां उसे अपनी इज्जत, अपनी जगह बचाने के लिए लड़ना है। इस सर्वाइवल मोड में शरीर में लगातार कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं। और ये लगातार रिलीज होने वाला स्ट्रेस हार्मोन एक तरह के एसिड की तरह काम करता होगा, जो दिमाग के उस अहम हिस्से को डैमेज करता होगा। बिल्कुल सही समझा आपने। ये हार्मोन कॉर्टिकल सरफेस एरिया के विकास को रोक देता है और उसे सिकोड़ देता है। तो जब ये प्रोसेसर सिकुड़ता है तो इंसान की सोचने समझने की स्पीड और फैसले लेने की क्षमता हैंग होने लगती है। वो ठीक से सोच नहीं पाता। और जो डेटा हमने देखा उसमें इस सिकुड़ने का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट बताया गया है, एंग्जाइटी यानी घबराहट का बढ़ना। एंग्जाइटी? अब तक हम एंग्जाइटी को एक मेंटल हेल्थ इश्यू मानते थे, जो शायद हमारे सोचने के तरीके की वजह से होता है या हमारी पर्सनल लाइफ की वजह से होता है। लेकिन यहाँ तो असमानता और भेदभाव हमारे दिमाग के हार्डवेयर को ही बदल रहे हैं और हमारे अंदर घबराहट भर रहे हैं। हाँ, और एंग्जाइटी कोई हवा में बनी चीज नहीं है। जब आपका कॉर्टिकल सरफेस एरिया कम हो जाता है तो दिमाग के पास चीजों को प्रोसेस करने की जगह कम बचती है। छोटी सी बात पर भी बहुत तेज रिएक्शन आता है, क्योंकि दिमाग हमेशा खतरे के लिए ऑन रहता है। तो वो हमेशा अलर्ट रहता है, पहुंचने ही नहीं दे रही जिसके लिए वो पैदा हुए थे। तो अगर हम इस पूरे मुद्दे को एक सोसाइटी के लेवल पर देखें तो बात सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं है। अगर समाज के एक बहुत बड़े हिस्से का, लाखों करोड़ों लोगों का कॉर्टिकल सरफेस एरिया असमानता की वजह से पूरा विकसित नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है कि हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो लगातार डरा हुआ है। बिल्कुल, एक डरा हुआ समाज, जहां निर्णय लेने की क्षमता कमजोर है, जहां क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि लोगों का दिमाग तो बस सर्वाइवल में लगा है। ये तो एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। यही सबसे बड़ा टेक अवे है इस पूरी रिसर्च का। असमानता कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। एक ऐसा समाज जो भेदभाव करता है वो असल में अपने ही नागरिकों के दिमाग को अपाहिज बना रहा होता है। सही बात है। आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वे देश के विकास में अपना 100% योगदान देंगे, जब उनका दिमाग लगातार एक अदृश्य खतरे से लड़ने में अपनी सारी बैटरी ड्रेन कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर मुझे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के विजन की गहराई का अंदाजा हो रहा है। जो नोट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें न्यूरोसाइंस को डॉक्टर अम्बेडकर के काम से बहुत मजबूती से जोड़ा गया है। उन्होंने जिस संविधान की रचना की, जिस न्यायपूर्ण समाज की वकालत की, वो सिर्फ एक सोशल रिफॉर्म नहीं था। नहीं, वो उससे कहीं पड़ा था। वो असल में एक पूरे देश की ब्रेन हेल्थ को ठीक करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर का काम अपने समय से कितना आगे था ये समझ में आता है। उस समय MRI मशीनें नहीं थी, कोई ब्रेन को स्कैन करके कॉर्टिकल सरफेस एरिया नहीं नाप सकता था। हाँ, न्यूरोसाइंस तो तब इतना विकसित भी नहीं था। बिल्कुल, लेकिन उन्हें समाज की नब्ज पता थी।
उन्हें पता था कि जब तक एक इंसान को ये गारंटी नहीं मिले भी कि वो इस समाज का एक बराबर का हिस्सा है, तब तक वो इंसान पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो सकता। उनके द्वारा संविधान में पिरोए गए समानता और न्याय के अधिकार अनजाने में ही सही, लेकिन बायोलॉजिकल रूप से भारत के लोगों के दिमाग को उस विनाशकारी स्ट्रेस से बचाने का एक ब्लूप्रिंट थे। क्या बात है। मतलब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो किया वो समाज की कोडिंग बदलने जैसा था, ताकि अंदर बैठे इंसानों का बायोलॉजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम बिना किसी वायरस या हैंग हुए स्मूथली चल सके। बहुत सही उदाहरण दिया आपने। जब किसी को पता होता है कि देश का सबसे बड़ा कानून उसके साथ खड़ा है, उसे बराबरी का दर्जा दे रहा है, तो उसका वो सर्वाइवल मोड ऑफ हो जाता है, उसका अलार्म सिस्टम शांत हो जाता है। ये उन्हें सिर्फ एक राजनेता या कानून के जानकार से कहीं आगे ले जाकर जन स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ के एक बहुत बड़े पायनियर के रूप में स्थापित करता है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक मजबूत कानूनी और सामाजिक ढांचा एक छाते की तरह काम करता है, जो लोगों के दिमाग को क्रॉनिक स्ट्रेस की बारिश से बचाता है। प्रस्तावना के वो 4 शब्द न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व असल में हमारे दिमाग के लिए एक थेरेपी की तरह हैं। एक न्यूरोलॉजिकल थेरेपी। हाँ, जब किसी समाज में ये 4 चीजें सही मायने में लागू होती हैं, तो असमानता से होने वाला वो नुकसान, वो एंग्जाइटी जिसे आज का विज्ञान सबूतों के साथ दिखा रहा है, उसकी भरपाई होने लगती है। लोगों के दिमाग फिर से स्वस्थ होने लगते हैं, उनका प्रोसेसर फिर से अपनी पूरी स्पीड पर काम करने लगता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं, चाहे वो ऑफिस जा रहे हों या घर पर हों, उनके लिए ये इतनी भारी भरकम न्यूरोसाइंस और पॉलिटिकल साइंस की जानकारी कैसे काम की है? ये सवाल बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि समानता या न्याय कोई लग्जरी नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपनी सुविधानुसार लागू करें। बिल्कुल। ये हमारी बायोलॉजी की बेसिक जरूरत है, बिल्कुल हवा और पानी की तरह। अगर हम एक अच्छा, क्रिएटिव और शांत समाज चाहते हैं तो असमानता को जड़ से खत्म करना होगा, क्योंकि ये सचमुच हमारे सोचने के औजारों को ही तोड़ रही है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि कानून और बायोलॉजी 2 अलग दुनिया हैं, पर आज की रिसर्च हमें दिखा रही है कि ऐसा नहीं है। हमारा समाज कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, ये तय करता है कि हमारे दिमाग का विकास कैसा होगा। ये हमें एक बहुत ही तार्किक और साइंटिफिक नजरिया देता है, ये समझने के लिए कि आज़ादी और बराबरी क्यों जरूरी है। और ये सफर यहीं खत्म नहीं होता है। जो रिसर्च नोट्स आज हमने देखे, उनके आखिरी हिस्से में एक बहुत ही जबरदस्त टीजर दिया गया है। हाँ, वो लिबर्टी वाला हिस्सा। बिल्कुल। उसमें कहा गया है कि न्यूरो अम्बेक्टेरियज्म के इस विषय के अगले भाग में हम स्वतंत्रता यानी लिबर्टी और इंसानी दिमाग के बीच के कनेक्शन को गहराई से समझेंगे। आज़ादी का विचार हमारे न्यूरॉन्स को कैसे फायर करता है। जब इंसान खुद को सच में आज़ाद महसूस करता है तो उसके दिमाग में क्या केमिकल बदलाव होते हैं, ये सब जानना इस पूरी चर्चा को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। मुझे भी उस हिस्से का बहुत इंतजार रहेगा। आज़ादी और दिमाग की कार्यप्रणाली का कनेक्शन बहुत ही जटिल और खूबसूरत है, लेकिन आज हमने जो भी डेटा और रिसर्च को डिकोड किया है, वो सब हमें एक बहुत ही गहरी सोच में डाल देता है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि यदि ये साबित हो चुका है कि सामाजिक असमानता भौतिक रूप से इंसान के दिमाग का आकार बदल सकती है, उसे सिकोड़ सकती है और उसमें घबराहट भर सकती है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो व्यवहार करते हैं उससे हम अपने आसपास के लोगों का दिमाग हर दिन बदल रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो हाँ, जब हम दफ्तर में किसी के साथ भेदभाव करते हैं, अपने घर में किसी को नीचा दिखाते हैं या समाज में किसी को बराबर नहीं मानते, तो हम सिर्फ उनका मूड खराब नहीं कर रहे होते हैं, हम असल में उनके दिमाग के कॉर्टिकल सरफेस एरिया को डैमेज कर रहे होते हैं। हम फिजिकली उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। हम अपनी बातों से, अपने रवैये से दूसरों की बायोलॉजी को बदल रहे हैं। तो क्या हम अपने आसपास के लोगों के दिमाग को डिजाइन करने वाले जाने अनजाने आर्किटेक्ट नहीं बन गए हैं? ये सच में दिमाग को हिला देने वाला विचार है। हम सबको लगता है कि हमारी कही गई बातों का असर थोड़ी देर रहता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन विज्ञान कह रहा है कि हम दूसरों के दिमाग पर परमानेंट निशान छोड़ रहे हैं। एकदम सही। हम अपने व्यवहार से किसी के दिमाग को पनपने की जगह दे सकते हैं या उसे सर्वाइवल मोड में धकेल कर सिकोड़ सकते हैं। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको, जो भी इसे सुन रहे हैं, बैठकर गहराई से सोचना चाहिए। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। एक ऐसे विषय को समझना सच में बहुत शानदार रहा, जिसने हमें पार्लियामेंट से लेकर हमारे दिमाग की नसों तक की यात्रा करा दी। इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हम आगे भी ऐसे ही बेहतरीन और छुपे हुए विषयों की परतों को खोलते रहेंगे। तब तक के लिए विदा।